भारत के दौरे पर पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर किया स्वागत। दोनों नेताओं के बीच बुधवार को होगी द्विपक्षीय बातचीत। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढही। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने 12 लोगों को सकुशल बचाया। 5 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका। राहत एवं बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। बच्चों को आत्मविश्वास के साथ समस्याओं का हल ढूंढने के दिए मंत्र। मानसिक स्वास्थ्य और कई समस्याओं के समाधान के लिए परिवार की भूमिका को उकेरा। एक बार फिर नहीं चुना जा सका दिल्ली का महापौर। चुनाव के दौरान भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों का टकराव। हंगामे की भेंट चढ़ गई बैठक। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। न्यूजीलैंड को तीसरे और आखिरी मैच में शिकस्त देने के साथ साथ भारत ने एक दिवसीय रैंकिंग में बना नंबर 1। 385 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की पारी 42वें ओवर में 295 रन पर सिमटी। 90 रन से न्यूजीलैंड को मिली हार। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने खेली शतकीय पारी। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल वर्ग के सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में विरोधी टीम के हटने की वजह से मिला वॉकओवर। ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर के नाटू नाटू गाने को ऑस्कर नॉमिनेशन में मिली जगह। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत चुका है नाटू नाटू। 95वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स को मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का नॉमिनेशन। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते खबरों को विस्तार से। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत की राजकीय यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं। यह पहली बार है कि मिस्र के किसी भी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया है। बुधवार को राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वे पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर राष्ट्रपति अल सीसी का स्वागत किया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 24 से 26 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे देश के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। ये पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र का एक सैन्य दल भी हिस्सा लेगा। इसके पहले मिस्र के राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था और सितंबर 2016 में भारत का राजकीय दौरा किया था। भारत और मिस्र इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। 2022-23 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में मिस्र के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति सीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी राष्ट्रपति सीसी से मुलाकात करेंगे। सीसी अपनी यात्रा के दौरान भारतीय व्यापार समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत और मिस्र के बीच वर्षों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों में दिखाई देते हैं। ये बहुआयामी संबंध साझा सांस्कृतिक मूल्यों, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता, रक्षा क्षेत्र में सहयोग और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समान दृष्टिकोण पर आधारित हैं। दोनों देश बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करते हैं। भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने वर्ष 2021-22 में 7 अरब 26 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की। मिस्र को 3 अरब 74 करोड़ भारतीय निर्यात किया गया।
और मिश्र से भारत को 3 अरब 52 करोड़ के आयात के साथ व्यापार काफी संतुलित था। 50 से अधिक भारतीय कंपनियों ने मिश्र की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 3 अरब 15 करोड़ डॉलर का निवेश किया है, जिनमें रसायन, ऊर्जा, कपड़ा, परिधान, कृषि व्यवसाय और खुदरा शामिल हैं। इस यात्रा से भारत और मिश्र के बीच वर्षों पुरानी साझेदारी के और मजबूत होने की उम्मीद है। मिश्र भूमध्य सागर, लाल सागर, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में खास स्थान रखता है। ये स्थिति ही काहिरा को दिल्ली के लिए अनमोल साझेदार बनाती है। भूमध्य सागर से हिंद प्रशांत क्षेत्र तक के समुद्री क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और मिश्र बेहतर साझेदार बने हैं। मिश्र भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि 2022 में सितंबर और अक्टूबर में देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने काहिरा का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज वजीर हसन रोड पर स्थित अलाया मंदिर अलाया अपार्टमेंट की 4 मंजिला इमारत के अचानक ढह जाने से कई लोग दब गए। खबर मिलने के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुट गई। 12 लोगों को सकुशल बचा लिया गया है। अभी भी 5 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। प्रशासन के मुताबिक बचाव कार्य भी अगले 12 घंटे तक चल सकता है। मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हर संभव मदद पहुंचाने और घायलों को सुरक्षित निकाले और उपचार के निर्देश दिए। तो अभी हम लोगों ने 12 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और अब हमारा अप्रोक्सीमेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लोग और अंदर होने चाहिए। फैमिलीज नहीं है और कैजुअलिटी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह कि अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर बातचीत की। इस दौरान देश के बहादुर बच्चों ने अपने अनुभवों को साझा किया। बच्चों ने प्रधानमंत्री से कई चुनौतियों को लेकर सवाल भी पूछे। प्रधानमंत्री ने बच्चों को छोटी छोटी समस्याओं के हल ढूंढने, अपनी क्षमता का विस्तार करने और बड़ी चुनौतियों के खिलाफ आत्मविश्वास से आगे बढ़ने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य, कला और संस्कृति को एक विकल्प के रूप में चुनने और नवोन्मेष को लेकर चर्चा की। गौरतलब है कि केंद्र सरकार नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला, संस्कृति और वीरता की 6 श्रेणियों में बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए नगद और 1 प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस वर्ष बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 11 बच्चों को PMRBP पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 6 लड़कियां शामिल हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मेयर का चुनाव आज नहीं हो सका। सदन की बैठक शुरू हुई, पार्षदों का शपथ पूरा हुआ, लेकिन मेयर के चुनाव की बात आते ही हंगामा शुरू हो गया। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया, जबकि आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए भाजपा पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया है। दिल्ली नगर निगम के लिए मेयर का चुनाव एक बार फिर अटक गया। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच जोरदार टकराव की वजह से एक बार फिर चुनाव टल गया। सदन की दूसरी बैठक में पार्षदों की शपथ की प्रक्रिया तो जैसे तैसे पूरी हो गई, लेकिन जैसे ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। दोनों ही दलों के बीच टकराव की स्थिति नजर आई। नारेबाजी और शोर शराबा काफी बढ़ गया। स्थिति को देखते हुए पीठासीन अधिकारी ने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा आम आदमी पार्टी को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पालन करने की नसीहत दे रही है, तो आम आदमी पार्टी भाजपा पर चुनाव टालने और एक गलत परिपाटी शुरू करने का आरोप लगा रही है। आज भी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने गाली गलौज किया, हंगामा किया, वो आज भी टेबल पर खड़े हो गए। ये साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ में ये गलत बर्ताव हो रहा है कि हमको मेयर नहीं मिल रहा, तो ऐसे आम आदमी पार्टी के पार्षदों को सोचना चाहिए, उनके नेताओं को सोचना चाहिए हाउस में कैसे बैठना है, महिला पार्षदों के साथ में कैसे व्यवहार करना है। आम आदमी पार्टी के पार्षद पूरी तरह से शांति के साथ बैठे हुए थे, पूरे समय शांति के साथ बैठे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर
अपने पार्षदों से हंगामा करवाया। 250 सदस्यों वाले सदन में आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद निर्वाचित हुए हैं और भाजपा के 104। आपकी ओर से महापौर के लिए शैली ओबराय और भाजपा की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में हैं। वहीं उप महापौर के लिए आपने मोहम्मद इकबाल और भाजपा ने कमल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया है। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 जनवरी को पहली बैठक हुई थी, लेकिन हंगामे की वजह से उस दिन भी चुनाव नहीं हो सका था। चुनावी प्रक्रिया में बार बार अड़ंगे का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। निगम विकास कार्य को नहीं करा पा रहा है। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं होने देना चाहती है। आज का जो दृश्य दिखा है तो आम आदमी पार्टी, उसके नेता तो बाहर कह रहे हैं कि जी हम अब चुपचाप खड़े हैं, लेकिन अंदर उनके पार्षद जितना हंगामा, गाली गलौज, इट मीन्स कि उनको हंगामा खड़ा करना है। और ये स्थिति का जो नुकसान दिल्ली उठा रही है, आम आदमी पार्टी का रवैया अलोकतांत्रिक है और हम इसकी निंदा करते हैं। परिसीमन के बाद नगर निगम की 250 सीटें हो गई थीं। साथ ही एक निगम की व्यवस्था दिल्ली में की गई। 10 साल बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली में एक ही मेयर का चुनाव होना है। मेयर के चुनाव में 7 लोकसभा तथा 3 राज्यसभा सांसदों और विधानसभा द्वारा मनोनीत 14 विधायक मतदान करेंगे। 14 विधायकों में 13 आम आदमी पार्टी के और 1 भाजपा के विधायक को मनोनीत किया गया है। धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सेना से सबूत मांगने के कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बयान पर घमासान जारी है। बीजेपी ने एक बार फिर हमला बोला और कहा कि यह शर्म की बात है कि राहुल गांधी हजारों किलोमीटर साथ चलने के बाद भी दिग्विजय सिंह को भारत की सेना का सम्मान करना नहीं सिखा पाए। सेना के पूर्व अधिकारियों और रक्षा विशेषज्ञों ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। कांग्रेस के महासचिव और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का ये बयान कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बन गया है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता पहले भी सेना के शौर्य पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय का दिया गया बयान सियासी घमासान का कारण बन चुका है। देश के कई हिस्सों में इस बयान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट ने दिग्विजय के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुलवामा कांड और इस तरह के शब्दों का उच्चारण आर्मी के विरोध के अंदर, सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध के अंदर, और जनरल रणधीर सिंह जीओसी जब उसने स्पष्ट कर दिया ये बहुत बड़ी एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। आन बान शान के लिए हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन आज उसी आर्मी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके इस यात्रा का बेड़ा गर्क करने का प्रयास कर दिया गया है। जिस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकवादियों की कमर टूट गई, जिस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान कराहने लगा, उसी सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस पार्टी के फिर से सबूत मांगने के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमलावर है। मंगलवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय सेना की परंपरा, उसकी वीरता और बलिदान पर गर्व है और हमें राजनीति से ऊपर उठकर सेना का सम्मान करना चाहिए। प्रसाद ने कहा कि ये शर्म की बात है कि राहुल गांधी हजारों किलोमीटर साथ चलने के बाद भी दिग्विजय सिंह को भारत की सेना का सम्मान करना नहीं सिखा पाए। राहुल गांधी पहली बार बोले हैं कि मैं सेना का सम्मान करता हूं। जो पार्टी की ओर से गंभीर सवाल उठाए गए थे, उसको उन्होंने पहली बार कहा कि हम सेना का सम्मान करते हैं। राहुल जी, दिग्विजय सिंह आपके साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं, तो हजारों किलोमीटर की यात्रा में आप उनको समझा नहीं पाए थे क्या? वो कोई पहली बार बोले थे क्या? और आज जब आपने ये कहा तो आपने कुछ और सवाल खड़े कर दिए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया है। राहुल का कहना है कि सेना पर हमारा पूरा विश्वास है, अगर आर्मी कुछ करे तो सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने कहा, खुद राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह इससे पहले भी भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठा चुके हैं। बीजेपी ने पूछा है कि राहुल को ये बात समझने में इतनी देर क्यों लगी। इतना आपको समय क्यों लगा सफाई देने में?
Rahul Gandhi ji, why it took so many years for you to publicly state that you respect your institution of armed forces? तो आप ये भी कह देते कि जो उन्होंने पहले बोला है उसके लिए आई एम सॉरी, तो गलत था। बीजेपी के तमाम और नेताओं ने भी इस मामले में कांग्रेस को घेरा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये बयान दिखाता है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है? टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है, सेना का मनोबल गिराया जा रहा है, और राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि सेना कमजोर होगी। सेना का मनोबल गिराने का पाप और अपराध तो कम से कम कांग्रेस ना करे। सेना के पूर्व अधिकारियों और रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस मामले में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। This gentleman does not know what he is talking about. He's been misinformed and is not aware of the facts. I took over as the Commander-in-Chief of Western Air Command 2 days after the Balakot strike, and I'm fully aware of what transpired. Let me assure all of you that our brave pilots did exactly as they were briefed and achieved all the objectives that we had set for them. बड़े शर्म की बात है कि उन्होंने इतने समय बाद फिर से ये बात को उठा लिया। ये जो बालाकोट स्ट्राइक हुई है ये जेन्युइनली हुई है और की गई है, और इसके लिए मैं अपने देश की सरकार को शेर देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक कदम उठाया जिसके कारण हम पाकिस्तान को सबक सिखा सके। फौज कोई सबूत नहीं देती, भगवान भी सबूत नहीं मांगेगा तो नहीं देगी। क्यों दे? किस बात का सबूत? अगर आपको जाना तो आप पाकिस्तानियों से पूछिए। सेना के इस पराक्रम पर देश को गर्व है और हर नागरिक सेना का सम्मान करता है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अराजनीतिक सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करने का हक किसी को नहीं है। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अदालतों में लंबित पड़े मामलों को बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि इसके लिए सरकार और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने एक जज की नियुक्ति से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की कोलोजियम की अनुशंसा पर आईबी और रॉ की रिपोर्ट के हिस्से को सार्वजनिक किए जाने को गंभीर मामला बताया है। देश की अदालतों में 4 करोड़ 90 लाख लंबित मामलों को बड़ी चुनौती बताते हुए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्याय में देरी अन्याय के बराबर होती है। इन लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा। Pendency means delay of justice. Delaying of justice is denying of justice. When we are talking about access to justice, we must ensure that the justice must be delivered at the fastest possible pace. So, delivery of justice is a critical component here. The only way to reduce the rate of pendency is by coming together between government and judiciary. जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम को लेकर न्यायपालिका और विधायिका में मतभेद को लेकर कानून मंत्री ने कहा कि यह संवेदनशील मामला है जिस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट में अधिवक्ता सौरभ किरपाल की नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा पर आईबी और रॉ की रिपोर्ट के हिस्से को सार्वजनिक किए जाने को कानून मंत्री ने गंभीर मामला बताया। जहाँ तक बहुत ही सीरियस जो रॉ का इंफॉर्मेशन, रॉ का इनपुट्स और आईबी का इनपुट्स को पब्लिक डोमेन में डालने का सवाल है, ये गंभीर विषय है। सही समय पर मैं इस पे टिप्पणी जरूर दूंगा। कानून मंत्री ने ई कोर्ट प्रोजेक्ट के विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को भी जल्द ही लागू कर लिया जाएगा। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 6,629 पन्नों की चार्जशीट साकेत कोर्ट में दाखिल की है। आरोप पत्र को पुलिस ने फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार किया है। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब की कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने आरोपित की न्यायिक हिरासत को 2 सप्ताह बढ़ाकर 7 फरवरी तक कर दिया है। आरोपित आफ्ताब अमीन पूनावाला ने मई महीने में अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की निर्ममता से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपित ने शव के 30 से ज्यादा टुकड़े कर उन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया था। श्रद्धा के पिता की शिकायत पर 10 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसके बाद इस जघन्य हत्या के मामले का खुलासा हुआ।
छतरपुर एरिया में महरौली के काफ़ी बड़ा वहाँ पे जंगल एरिया है और उसमें एक्यूज के इंस्टांस पे हम लोग कुछ बॉडी पार्ट्स बेसिकली बोन्स रिकवर कर पाए। साइंटिफिक मेथड्स को काफ़ी इस्तेमाल में लाया हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जो सीन ऑफ क्राइम है वहाँ पे एफएसएल टीम्स और सीएफएसएल टीम क्राइम टीम द्वारा इंस्पेक्शंस कराए गए। फिजिक्स और बायोलॉजी डिवीज़न द्वारा ब्लड और बोन टेस्ट कराए गए और साथ में डीएनए टेस्ट भी कराए गए। एडवांस टेक्निक के लिए हैदराबाद भी वहाँ से भी हम लोगों ने टेस्ट कराए। आज हमने चार्जशीट इसमें दाखिल की है 302 और 201 आईपीसी में कोर्ट में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज संयुक्त रूप से स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की टेस्टिंग की। आईटी मद्रास की इंक्यूबेटिव फर्म J&K ऑपरेशंस ने भार ओएस नाम के मोबाइल फोन के एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। एप्पल के अलावा बाकी लगभग सभी स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भार ओएस भारत का नया प्राइवेसी सेंट्रिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। भार ओएस को बड़े प्राइवेसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड वाले संगठनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। नया स्वदेशी ओएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत तैयार किया गया है। ये जो आज का स्टेप है, इस स्टेप से सॉफ्टवेयर वाले पीस में जो एक बहुत बड़ा गैप था, वो गैप भी फिलअप होता है। आईटी मद्रास को, स्टार्टअप्स को, आप सबको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस तरह की तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार नीतियों में बदलाव को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीकें गरीबों की कई तरीके से सहायता करती हैं। इनोवेशन जो एकेडमिया से होती है, लैबोरेटरी से होती है, इंडस्ट्री उसको अपने तरीके से कैसे उसको कमर्शियलाइज करे, अडॉप्ट करे, उसको भी बढ़िया से जोड़ा गया है। और उस आधार पे हमारी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पे सारे विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार, सब मिलके इसको एक पॉलिसी एनाबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये आजाद भारत में प्रधानमंत्री जी की विजन का एक अप्लाइड एक्सपेरिमेंट है। ये आने वाले दिनों में बहुत सक्सेस हो, क्योंकि इसकी मूल बेनिफिशियरी गरीब आदमी होगा। गरीब आदमी होगा, उसकी डाटा, उसकी हेल्थ साइंस, उसकी एग्रीकल्चर, उसकी ट्रांजैक्शन, ये सब आने वाले दिनों में धीरे धीरे अपने व्यवस्था में हो जाएगी। रोजगार सृजन होगा, अपने देश में उद्योग आएंगे। और अब भैया आपको दिखाते हैं बदलती तस्वीर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित रहे सरहदी गांव चूना और पुंदांग में आजादी के बाद पहली बार गांव में सड़क पहुंची है। गांव में करीब 10 वर्ष से बंद हुए साप्ताहिक बाजार भी संचालित होने लगे हैं और गांव में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल का कैंप भी स्थापित हो गया है। ग्रामीणों के मन से नक्सलियों का भय भी दूर हो गया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कुश्मी विकासखंड के चुना और पुंदांग गांव में आजादी के बाद पहली बार गांव तक सड़क पहुंची है। इसके साथ ही गांव में करीब 10 सालों से बंद हुए साप्ताहिक बाजार भी संचालित होने लगा है। करीब 1200 की आबादी वाले छत्तीसगढ़ और झारखंड का सीमावर्ती गांव घनघोर जंगलों से घिरा हुआ है और यही वजह रही कि यहाँ पर कई सालों तक नक्सलियों का बोलबाला रहा, जिससे ग्रामीणों का जीवन दहशत के साए में गुजरा। लेकिन अब ये सरहदी गांव विकास के रास्ते पर लौट आए हैं। जहां सड़क के निर्माण के बाद ग्रामीणों के आवागमन में सहूलियत हो रही है, वहीं साप्ताहिक बाजार शुरू होने से उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है। पहले तो यहाँ एगो सियार में भूख रहा था। अभी प्रशासन, जिला प्रशासन बलरामपुर के इतना किया है ना, और हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है, ये जो यहाँ सियार में रहता है, नक्सली पीड़ित बूढ़ा पहाड़ के यहाँ एकदम दबदबा बना था। बस एक कारण के चलते भी जिला प्रशासन अधिकारी लोग इतना ध्यान दिए हैं, जो बहुत अच्छा किए हैं। लोग, जनता लोग, आम जनता खुश है, बहुत तरीके से खुश हैं। 2 पैसा कमा रहे हैं, सड़क खुल गया है, 2 पैसा उससे कमा रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ पूरा टाइट है,
अच्छा मार्केट लग रहा है, 2 पैसा कमा रहा है। पहले तो बाजार में लग रहा था वो नक्सली वाले थे ना, तो फर्स्ट वाले सामान नहीं आने दे रहे थे। पहले नक्सली के चलते नहीं लग रहा था, बीच में लग रहा था, लेकिन फिर नक्सली के चलते नहीं लगा। पहले आने जाने में दिक्कत थी, अभी तो है दिक्कत, लेकिन भाई अपना बाइक से आदमी जा रहा है, बस गाड़ी चल रही नहीं रही है। गांव को सड़क से जोड़ने के लिए PMGSY के तहत साल 2014-15 में सड़क निर्माण की मंजूरी मिली थी, लेकिन क्षेत्र में नक्सलियों की सक्रियता की वजह से साल 2016 और 17 के बाद सड़क निर्माण का काम रुक गया था। लेकिन बीते 2 वर्षों से गांव को सड़क से जोड़ने की मुहिम को तेज किया गया। सड़क निर्माण के पहले फेज का काम पूरा होने से गांव तक एम्बुलेंस की सेवा भी बहाल हो गई है। वहीं क्षेत्र को नक्सल मुक्त कराने के उद्देश्य से अलग अलग जगहों पर CRPF और जिला पुलिस के 4 संयुक्त कैंप स्थापित किए गए हैं, जिससे नक्सलियों का गढ़ समझा जाने वाला बूढ़ा पहाड़ में अमन चैन लौट आया है। अभी लोग वहाँ पे मोटरेबल रोड हम लोग बना चुके हैं। जैसे आपने बताया कि वहाँ पे जो मार्केट भी लग रहा है, मैं समझता हूँ कि जिस किसी भी एरिया में फ्री ट्रेड और कॉमर्स जहाँ पे होना शुरू हो जाता है, वहाँ अपने आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्व माना जा सकता है। 4 कैंप इस साल हम लोगों ने भी पिछले 4 महीनों में लगाए हैं। उससे पहले भी साल के शुरुआत में हम लोगों ने बुताई मोड़ कैंप लगाया था, जिसके बाद से वहां पर जो रोड निर्माण कार्य है, PMGSY का जो रोड है उसके निर्माण की कार्य में काफी गति आई है। और अभी हम लोग चुंचना पुंदाग तक अर्थवर्क रोड कंप्लीट करा पाए हैं। कलवर्स का काम अभी चल रहा है। नक्सल प्रभावित चुना और पुंदांग गांव और बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में कानून व्यवस्था पुख्ता होने के बाद से विकास गतिविधियां तेज हुई हैं। अब ग्रामीणों के मन से नक्सलियों का भय दूर होता दिखाई दे रहा है। साथ ही इलाके में सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। इसका सीधा फायदा गांव वासियों को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो आपने देखा कि कैसे विकास के जरिए आ रही है बदलाव की बयान। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।